हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। साथियों, आज हम बात करेंगे Q&A के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं संजय राम। HDFC क्रेडिट कार्ड वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, पे करने के लिए पैसे नहीं है, क्या करें? भाई साहब, सबसे पहली बात तो यह है, अगर आपने पैसे लिए हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए इनको देने की। नहीं है पैसे तो इसको EMI में कन्वर्ट करवा लीजिए और थोड़े थोड़े करके इनके पे कर दीजिए। आप नहीं देंगे तो ये आपकी फाइनेंशियल डेथ कर देंगे। फ्यूचर में आपको कोई भी बैंक और NBFC कंपनी लोन नहीं देगी। और फिर भी आपके पास पैसे नहीं है तो ये जैसे 99% चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहे होंगे। अगर ये आपके साथ गाली गलौज कर रहे हैं, तू तड़ाक कर रहे हैं, आपके बच्चों को परेशान कर रहे हैं, घर आके परेशान कर रहे हैं, तो आप एक बात समझ लें, बस आपका इसमें एक घाटा हो सकता है कि फ्यूचर में आपको लोन नहीं मिलेगा इनको लोन देने से, ना देने से। इसके अलावा ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट से NPA पे रोक लगी हुई है। जब तक NPA पे रोक है, ये आपके खिलाफ केस भी नहीं कर सकते। जब NPA से रोक हट जाएगी तो ये आपके खिलाफ एक सिविल का दीवानी का मुकदमा दायर कर सकते हैं, वो भी कोर्ट में। किसी भी थाने या चौकी में सारे देश में आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। और सिविल के केस में आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। 2-3 हजार रुपए में एक वकील कर लेना। जिंदगी में आपको सिर्फ 2 बार जाना पड़ेगा। एक बार जब आप वकील करेंगे, वकालतनामे पे साइन करेंगे, और एक बार जब आपकी गवाही होगी। फिर वो 30-35 साल केस चलेगा। 30-35 साल में आपको पता ही है, आम आदमी की उम्र पूरी हो जाती है, क्योंकि अभी भी आप 30-35 साल के तो हो गए। 99 साल यहाँ कोई कब्जा करने के लिए नहीं आया। 35 साल में 500 बार आपके पास आ जाएंगे कि आप वो कर लो सेटलमेंट। और फिर भी आपको ये रिकवरी एजेंट तंग कर रहे हैं तो इनको अपने घर बुला लीजिए पहले। और क्या करिए, इनकी दुकान खोल के उसके अंदर पेट्रोल के फोए लगा दो। उसके बाद दुकान आपको बंद करने की जरूरत नहीं, ये वहां से कुत्ते की तरह भागेंगे। अगर आपको लाइव एग्जाम्पल करके देखना है, मोहल्ले पड़ोस में कोई कुत्ता घूम रहा हो आवारा, उसकी दुकान में पेट्रोल के फोए लगा दो। वो आपको पा जाए तो मुझे पकड़ लेना। वो आपके मोहल्ले में, पड़ोस में, गांव में दिखेगा नहीं, कभी जिंदगी में नहीं आएगा, मर जगह आएगा नहीं। ऐसे ही जिस दिन इन रिकवरी एजेंटों की दुकान में पेट्रोल के फोए लगा दिए, उस दिन के बाद ये कभी दिखेंगे नहीं। और उससे भी ज्यादा एग्जाम्पल आपको करके देखना है तो थोड़ा पेट्रोल अपने हाथ पे लगा के देख लो, आपको पता लग जाएगा कितना ठंडा लगेगा। उससे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। जब ये चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट की दुकान में इसको लगाया जाएगा तो उसके साथ क्या उसकी दशा होगी। यह जी विजय, अगला है अनुपमा नायर। ये आप बोल रहे हैं ना, 2 EMI पेंडिंग है, 4 EMI था, 2 बार दिया, फिर भी गंदी गाली दे रहे हैं। एक ने नंबर बहुत बाद बोल दिया था, वुमेन है, यह भी नहीं देखा। देखो मैम, अगर आपको ये गालियाँ दे रहे हैं, आप सबसे पहले इनकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए और रिकॉर्डिंग करके स्थानीय SP साहब के पास इनकी कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए। और उस ब्रांच हेड को भी पार्टी बना लीजिए जिस ब्रांच से आपने लोन लिया है, क्योंकि उसकी सहमति के बिना, उसकी इंटेंशन आपको परेशान करवाने की, वो ही आपको परेशान करवा रहा है। फिर देखिए 100% ये आपके पास फोन ही नहीं आएगा जिंदगी में कभी। बस ये आपके खिलाफ लीगल कार्रवाई करेंगे, वो मैं अभी बता चुका हूं क्या करेंगे। संजय राम ये तो आ गया। विजय भट्टी, राम राम सर जी, मैंने आपको बताया था कि मैंने एक गाड़ी लिए रखी है। मैंने उसके बड़े मैनेजर को कॉल किया था कि रिस्ट्रक्चर कर दो लोन। वो कह रहा है कि नेक्स्ट मंथ में अप्लाई करवा देंगे। क्या ये सही है? नेक्स्ट मंथ हो जाएगा? क्या वो मुझे टालने की कोशिश तो नहीं कर रहा? सर जी, आप ही उचित मार्गदर्शन करें, सिर्फ आपसे ही एडवाइस लेता हूं। भाई साहब, ऐसा है, ये टोटल बकवास कर रहा है। अगले महीने रिस्ट्रक्चर का मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट इसका टाइम बढ़ाएगी, हो सकता है माननीय सुप्रीम कोर्ट इसका टाइम बढ़ा दे।
लेकिन अभी आपके पास पूरे चांस है, आज भी 4 दिन बचे हुए हैं, 31 दिसंबर 2020 तक का लास्ट डेट है रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई करने का। तो समझदारी इसमें है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। सर अप्लाइड ICICI HFC लोन, I applied loan moratorium 6 months, then I applied loan restructure, but bank rejected. What can I do, sir? भाई साहब ऐसा है, लोन मोरेटोरियम के लिए अप्लाई करना तो अलाउड ही नहीं है। कोई भी बैंक और NBFC कंपनी ये ने ओपन नहीं कर रखा है, क्योंकि रिजर्व बैंक के तो आदेश ही नहीं है कि मोरेटोरियम दे दिया जाए। मोरेटोरियम जो है रिस्ट्रक्चर के अंदर ही इनबिल्ट है। आप रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई करें, इन्होंने कैंसिल कर दिया, दोबारा रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई करें ऑनलाइन, उसके अंदर प्रार्थना करें कि मुझे इतने टाइम का मोरेटोरियम दे दिया जाए। यह तरीका है। आप सीधा ही मोरेटोरियम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मोरेटोरियम के लिए तो अप्लाई करना अलाउड ही नहीं है, वो तो आपको रिजेक्ट करेंगे ही करेंगे। निखिल रुपालिया, सर NBFC आर रिस्ट्रक्चरिंग लोन एंड 35% इंटरेस्ट एंड लर्निंग कस्टमर्स टू एक्सेप्ट इट। मतलब ये रिस्ट्रक्चर तो दे रहे हैं NBFC कंपनी वाले, 35% एक्स्ट्रा ब्याज आपसे ले रहे हैं। तो भाई साहब आप एक बार इनके कलेक्शन मैनेजर से मिले और उससे जाके बातचीत करें। कैलाश विश्वकर्मा, मुझे किस्त के लिए परेशान किया जा रहा है बजाज फाइनेंस से। पर्सनल लोन है 1,94,000 का। मार्च तक किस्त कंटिन्यू की है। मार्च तक तो आपने किस्त कंटिन्यू की है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि उसके बाद आपने 6 महीने का मोरेटोरियम ले लिया था क्या। अगर आपने 6 महीने का मोरेटोरियम ले लिया था और उसके बाद भी आपने 4 महीने की किस्त नहीं दी है, टोटल आज तक 10 महीने की किस्त आपकी ड्यू है, तो भी आपका केस NPA में नहीं जा सकता। आपके खिलाफ ये मतलब कोर्ट में भी केस नहीं कर सकते। इनको आपको ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो जो मैंने शुरू में वीडियो के शुरू में बताया था वो ही इनके साथ आप कर दीजिए। किकी शेख, सर दिस शुड ऑटोमेटिकली डन मोरेटोरियम, नो जॉब नो सैलरी लास्ट 9 months, नो फूड एवरी बिजनेस ठप, ट्रेन नोट स्टार्ट, yet lost people and they want EMI disgetting at least 2 years. Moratorium want people and job for few futures, still COVID not gone. हाँ भाई साहब, किसी हद तक आपको ठीक भी कह रहे हैं कि आपको मोरेटोरियम मिल जाना चाहिए, लेकिन मोरेटोरियम है जो एक मिठा जहर है। अगर आपने इसको 2 साल के लिए मिल गया और आपने इसको ले लिया तो आप मान के चले आपको अगले 10 साल और किस्त भरनी पड़ेगी। अगर आपका कोई होम लोन वगैरह हुआ, मान लो आपका 17 साल का बचा हुआ है और 2 साल का आपने मोरेटोरियम ले लिया, ये उस 2 साल के ऊपर 17 साल का ब्याज लगा देंगे। आपका केस जो है वो 27 साल का कर देंगे, अगर किसी ने NBFC कंपनी से लिया होगा तो। कन्हैया लाल अग्रवाल, रिस्ट्रक्चर में गया एक्सपेंसेस लगेगा, बैंक द्वारा 0.5% का स्टाम्प मांगा जा रहा है। भाई साहब सबसे पहले तो आप ये देखिए, आप रिस्ट्रक्चर कितने का करवाना चाहते हैं। मान लो 5 लाख रुपए का रिस्ट्रक्चर आप करवाना चाहते हैं और 0.5% वो मांग रहे हैं आपसे, तो भाई साहब 2,500 रुपये तो मांग रहे हैं, दे दो। अब आपका 2-3 करोड़ रुपए का है तो बात दूसरी है, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन आप मुझे ये लिखें कि आप रिस्ट्रक्चर के कितने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कितने पैसे के लिए कर रहे हैं। हफजुल हक, सर मैं नेशनल अदालत में गया था और वो लोग मुझे आधा माफ कर दिया है, पर मैंने सेटलमेंट नहीं किया, लेकिन आगे क्या होगा सर, मेरा नंबर ये है, प्लीज बताएं। भाई साहब ऐसा है, नंबर पे मैं किसी को जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि सैकड़ों कमेंट मेरे पास आते हैं और मैं खुद से भी बिजनेस व्यापार करता हूं, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक एक आदमी को टेलीफोनिकली उनको उनकी बात को क्लियर कर पाऊं। हाँ आपने कमेंट किया, आपकी बात का जवाब आपको डिसेंट एडवाइस जरूर दी जाएगी। कोई भी मेरे पास कमेंट करता है, अगर उसका कोई कमेंट ऐसा होता है जो मैं ये समझता हूं कि तो लाखों आदमियों की समस्या है, तो मैं उस पर वीडियो बना देता हूं, जैसे आपकी कमेंट के ऊपर वीडियो बन रहा है। अदरवाइज उसका जवाब रिटर्न में मैं जरूर देता हूं।
अब आप गए थे नेशनल लोक अदालत में, राष्ट्रीय लोक अदालत में आप गए थे। सबसे पहले ये बता दूं, नेशनल लोक अदालत से, राष्ट्रीय लोक अदालत से अगर आपके पास नोटिस आता है तो ये जो अदालत होती है ये सिर्फ सेटलमेंट की, समझौते की अदालत होती है। इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है आपका जाना। इसमें बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके केस को ले जाते हैं जब इनको दिखता है कि आदमी पैसे नहीं दे रहा है, ये सोचते हैं कोर्ट के डर से दे देगा। अगर आपके पास हैं तो आप दे दीजिए, नहीं है तो वो नेशनल लोक अदालत का नोटिस आ गया, आपके लिए कोई जरूरी नहीं है वहां जाना। आप चले गए, उन्होंने 50% छूट कर दी जितना भी पैसा आपने देना था। अब आपका क्वेश्चन ये है कि मैंने तो 50% में भी नहीं करी, अब ये आगे क्या करेंगे? अब ये आगे भाई साहब 80% छूट कर देंगे। जो अभी मैं बता रहा हूं देख लेना, 1-2 महीने के बाद 80% पे आ जाएंगे। मुझे लग रहा है आपका जरूर अनसिक्योर लोन होगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। नमस्कार।